नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज मैं एक आपको पुरानी याद बताऊंगा। शुरू में मुझे याद है जब मोदी जी प्रधानमंत्री होने के रेस में उतरे थे 2013 में। उसके बाद उनके खिलाफ बड़ी आलोचना हुई थी। मोदी को गुजरात के बाहर क्या समझता है। गुजरात बार बार जीतना अलग है और लोकसभा की चुनाव में उतरकर प्रधानमंत्री की रेस में उतरना इतना आसान नहीं है। ये बार बार बहुत सारे विपक्ष के नेता और पॉलिटिकल पंडित मोदी जी को समझा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते गए, मुझे लगता है जुलाई या अगस्त में 2013, 13 साल पहले, मोदी जी को बीजेपी ने अपना चेहरा बनाया था। 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मोदी को अपना चेहरा बनाया और उस पर जो रिएक्शन आना शुरू हो गया था, क्योंकि मोदी जी ने बहुत समय खराब नहीं किया था। सितंबर से ही, यानी कम से कम 4-6 महीने, 6-7 महीने पहले लोकसभा के लिए अपना कैंपेन शुरू कर दिया था। और उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता राजनीति गरमाने लगी थी। और मुझे याद है जब शायद मार्च महीने में जब बजट सेशन होता है, उस वक्त देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे हुआ करते थे। और वो लोकसभा का आखिरी सेशन था उस समय के लोकसभा के जो मेंबर थे उनके लिए, जिसमें कांग्रेस के 206 एमपी थे, बहुत सारी पार्टियों के, सीपीएम के थे, अलग अलग पार्टियों के बहुत सारे थे, बीजेपी के बहुत कम थे। मुझे लगता है बीजेपी के कुछ 212 वगैरह थे, सॉरी 112 115 वगैरह एमपी थे, बहुत कम थे। और ऐसे में मोदी ने अपना कैंपेन शुरू किया था। लेकिन मोदी की लहर आहिस्ता आहिस्ता हवा पकड़ने लगी थी, मोदी की हवा दिखाई देने लगी थी। और वही बात उस समय के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की उस भाषण में प्रतिबिंबित हुई थी। आखिरी सेशन था। इसके बाद जो लोकसभा में बैठे हुए एमपी थे, सांसद थे, वो शायद फिर से चुनकर नहीं आएंगे, ऐसी आशंका थी। और वो आशंका सुशील कुमार शिंदे ने अपने उस भाषण में व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि भाइयों, मैं आपको सबको शुभेच्छा देता हूं, सदिच्छा देता हूं कि आपका चुनाव अच्छा हो, अगला चुनाव आप फिर जीते और फिर हम इसी हाउस में मिलेंगे, वगैरह वगैरह बोला था। और 206 वाली कांग्रेस 44 पर सिमट गई थी। तो बात यह होती है कि आज जो संसद में बैठे वो जोर शोर से बोल सकते, लेकिन अगर अलग बहुत जल्दी चुनाव आएगा तो उसके बाद क्या हम इसी लोकसभा हाउस में बैठ सकते हैं, फिर से आ सकते हैं, इसका डर हर एक के मन में होता है। कुछ गिने चुने होते, मोदी जी हो, शाह हो या शरद पवार हो, ऐसे जो लोग होते नेता, जिन्होंने अपना अपना चुनाव क्षेत्र, अपना एक किला बनाया होता है, उनको डर नहीं होता फिर से चुनाव आए तो। लेकिन 90% से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं लोकसभा में बैठे हुए, उनको हमेशा डर रहता है कि मैं अगला चुनाव जीतूंगा या नहीं। और इसी ढंग से उनकी सोच भी होती है। तो ये भाषण करने वाले जो गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे, वो खुद अपने सोलापुर के लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 2014 में हार गए थे। कोई एक ऑर्डिनरी कैंडिडेट था बीजेपी का, उसने सुशील कुमार शिंदे को हराया था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लोकसभा में बैठे हुए, वो मिनिस्टर बने ना बने कुछ भी हो, लेकिन उनके मन में हमेशा अपने चुनाव क्षेत्र में फिर से जीत कर आऊंगा कि नहीं, चुनाव जीतूंगा कि नहीं, इसका डर होता है, इसका डर होता है। और इसलिए अगर बीच में लोकसभा या विधानसभा बर्खास्त होने का डर होता है, वो उनके मन में ज्यादा रहता है।
ये जो अहंकार का खेल होता है नेताओं का, कोई बात नहीं, सरकार गिर जाए तो गिर जाए, हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नेताओं को जो फर्क नहीं पड़ता, वो सामान्य जो सांसद होते हैं उनके लिए डरावना होता है। अगर फिर से चुनाव हार गया तो, और फिर से 2 साल नहीं हुए, इतना खर्चा करके चुनकर आया हूं, फिर खर्चे के लिए पैसा कहां से लाऊंगा, वगैरह वगैरह चिंता होती है। इसलिए विधानसभा या लोकसभा दोनों हाउस में बैठे हुए 80-90% जो सांसद या विधायक होते हैं, उनके मन में यह डर कायम होता है कि भाई ये सदन बर्खास्त ना हो, पूरा 5 साल का कार्यकाल मिलना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं। ये आज जो लोकसभा है जिसमें मोदी जी ने तीसरे बार प्रधानमंत्री बनते बनते अपना बहुमत गंवाया था, उसके बाद हमारे सारे दोस्त पत्रकार हैं, हमारे साथी हैं, या हिंदी वाले जो मेरे दोस्त हैं, वो बोले ये सरकार तो कभी भी गिर सकती है। 2024 के जून से, यानी सरकार जब बनी है तब से हमारे ये दोस्त जो मोदी के समर्थक भी है, फिर भी डरे हुए थे 2024 से कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है। नीतीश की नीयत बदली तो नायडू ने पलटी मारी तो बहुत सारे अफवाहें थी, बहुत सारा बात। लेकिन मैं उसी वक्त से, जब 240 का आंकड़ा आया था, तब से बार बार बोलता रहा कि मोदी को इसका डर नहीं है, क्योंकि मोदी सत्ता की कुर्सी में बैठने वाला लालची इंसान नहीं है। उसको प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन सत्ता की लालच में उनको प्रधानमंत्री बनना नहीं है। उनको देश में कुछ बदलना है, देश का चेहरा मोहरा बदलना है। तो उसके लिए सत्ता एक बड़ा साधन होता है, औजार होता है। और इसी के लिए मोदी जी मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने तो उनके दिमाग में सत्ता का माहौल नहीं था। भाई सरकार गिरेगी क्या, बहुमत गया तो क्या करेंगे, इसके लिए कॉम्प्रोमाइज करो, ये मोदी का स्वभाव नहीं है, मोदी की फितरत नहीं है। सरकार जाती है तो जाने दो। मुझे याद है उस वक्त 2013 में, 19 में और 24 में, हर लोकसभा चुनाव में मैंने किताब लिखी थी। 2014 में मराठी में किताब लिखी थी कि मोदी क्यों चुनकर आएंगे, क्यों बहुमत लाएंगे। 2019 में मोदी 300 पार कैसे जाएंगे, इस पर मैंने किताब लिखी थी, और दोनों बार मेरी भविष्यवाणी सच निकली थी। 24 में मेरी भविष्यवाणी गलत हो गई, लेकिन मैंने उसमें एक थियरी पेश की थी। मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे, 2024 के चुनाव चल रहे थे। उस वक्त जो मैंने किताब लिखी थी उसका नाम था अश्वमेध 2024। अगर मोदी का घोड़ा रोका गया तो रोकने वाली राज्य का जो राजा होगा, मुख्यमंत्री होगा, उसको सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। ये मेरी भविष्यवाणी थी, ये मेरी थियरी थी। तो मोदी का बहुमत तो चला गया, लेकिन अश्वमेध की जो थियरी थी, हम लगातार देख रहे हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, बंगाल, इसको अश्वमेध बोलते हैं। तो मैंने बार बार ये समझाया था हमारे दोस्तों को। जब 24 के चुनाव के नतीजे आए, तब मैंने बोला था कि 240 या नीतीश या नायडू, इसकी चिंता मोदी को नहीं है, क्योंकि मोदी सत्ता के लालच में कुर्सी पकड़कर नहीं बैठे, ना बैठना चाहते, वो कुछ करना चाहते। और जब करना चाहते तो उसके अड़ंगा लगाने वाले को वो साफ करेंगे या खुद निकल जाएंगे, खुद निकल जाएंगे। तब मैंने बोला था कि 240 की चिंता सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष को करनी पड़ेगी, क्योंकि नीतीश या नायडू की नीयत बदल गई तो सरकार गिर सकती है। लेकिन चुनाव एक प्रधानमंत्री चुनने के लिए, सरकार चुनने के लिए नहीं हुआ है। चुनाव हुआ है तो 5 साल के कार्यकाल के लिए लोकसभा का चुनाव हुआ है।
इसलिए अगर सरकार गिरती है या गिराई जाती है तो लोकसभा बर्खास्त नहीं होती, लोकसभा चालू रहती है। लोकसभा चालू रहती है, इसका मतलब प्रधानमंत्री तो गया, उसकी सरकार तो गई, लेकिन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 2029 तक है। तो जिन्होंने सरकार गिराई है उनको सरकार बनाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो क्या विपक्ष जो है बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, निराश है, ऐसा विपक्ष सरकार बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। मैंने ये मेरे दोस्तों को समझाया था कि सरकार बनानी है तो आंकड़े जमाने पड़ते हैं, आंकड़ों का जुगाड़ करना पड़ता है। अगर 543 सीटें हैं तो उसमें 272 का आंकड़ा दिखाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ। इतना लोकतंत्र आसान है। तो मोदी की सरकार अगर नीतीश या नायडू की नियत बदलने से गिर सकती है, तो जो गिराने वाले होंगे वो उनके मित्र दल होंगे या विपक्ष के कुछ नेता होंगे, पार्टियां होगी, वो सरकार जरूर गिरा सकती है। और गिराने के बाद 272 का जुगाड़ करके नई सरकार बना भी सकते हैं। लेकिन सिर्फ सरकार बनाने से मामला नहीं बनता, जो सरकार बनाओगे वो चलानी भी पड़ेगी, और यही गड़बड़ हो जाती है। तो वाजपेयी की भी गड़बड़ थी, आपको याद है। 96 में 13 दिन के बाद वाजपेयी जुगाड़ नहीं कर पाएंगे, उनको रिजाइन होना पड़ा। 98 में प्रधानमंत्री बने, फिर सरकार गिर गई। 98 में गिर गई, 99 में गिर गई, आपको याद होगा ना। आंकड़ा टूट गया, सरकार गिर गई। लेकिन जब 98 हो या 99 हो, जब वाजपेयी सरकार गिर गई थी तो विपक्ष सरकार नहीं बना पाया, विपक्ष सरकार नहीं बना पाया। तो क्या हुआ था? बिना सरकार के देश चलता रहा? बिल्कुल नहीं। जब एक सरकार गिराई जाती है और उसके जिम्मेदार विपक्ष के लोग अगर अल्टरनेटिव सरकार, विकल्प की सरकार नहीं बनाते तो लोकसभा बर्खास्त करनी पड़ती है, और फिर मिड टर्म पोल होता है जिसको हम मध्यावधि चुनाव बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग जो 96 में चुनकर आए थे वो 98 में बचे नहीं, 98 में चुनकर आए थे वो 99 में बचे नहीं। लगातार दो विधान लोकसभा अपने कार्यकाल के पहले बर्खास्त की गई, तो जिन्होंने चुनाव जीता था उसमें से बहुत सारे लोग थे बेचारे, साल 1.5 साल में ही उनकी सांसदी खत्म हो गई। तो संसद में बैठे हुए या विधानसभा में बैठे हुए चुने हुए जो मेंबर होते, जो फ्लूकली आए हुए होते, उनके मन में यह डर होता है कि मुझे कम से कम 5 साल का समय मिले नेताओं के अहंकार के लिए, क्या हम शहीद हो जाए। बेचारे ऐसे लोग तो शहीद हो जाते हैं 2 साल में, 3 साल में संसदी खत्म। तो बहुत सारी आज की लोकसभा में छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनके 2 या 5 या 8 या 10 एमएलए है, एमपी है। उन एमपी और उन पार्टियों के मन में यह डर है कि अगर इन बिलों के कारण बड़ी पार्टियां या बड़े नेता जुआ खेल रहे हैं और मोदी सरकार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें मोदी सरकार गिर जाती है और विकल्प की सरकार नहीं बनती, विकल्प नहीं दिया जाएगा, तो लोकसभा बर्खास्त करनी पड़ेगी। एक बात होती है, अगर विकल्प की सरकार नहीं बनती तो बर्खास्त हो जाती है, और विकल्प की सरकार बनाकर, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाकर अगर नहीं चला पाए तो फिर पहला जो होता है, यानी हारा हुआ और विपक्ष में बैठा हुआ जो नेता होता है आज के समय में, उनका नाम नरेंद्र मोदी है। राष्ट्रपति उनको पूछेंगे क्या करे, अगर वो बोलते
लोकसभा बर्खास्त कर दो, तो भी लोकसभा बर्खास्त हो जाएगी। तो बेचारी की छोटी पार्टियां हैं जिनके 2 या 3 या 5 या 7 MP है, उनको तो नेक्स्ट टाइम चुनाव में अपनी सीटें आने की गारंटी नहीं होती। बड़ी पार्टियों के भी बहुत सारे MP ऐसे होते हैं, उनको फिर एक बार चुनकर आने की गारंटी नहीं होती, और इसलिए उनके मन में ये डर होता है कि भाई कुछ भी हो, सांसदी 5 साल का पूरा कार्यकाल मिलना चाहिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। नेताओं का कुछ नहीं जाता। राहुल गांधी अमेठी हार जाते हैं तो वायनाड से चुनकर आते हैं। सोनिया गांधी अगर लोकसभा नहीं लड़ सकती तो राज्यसभा में जाती है, उनके लिए राज्यसभा भी खुली है, लोकसभा भी खुली है, सेफ सीटें खुली है। लेकिन छोटे मोटे जो 80% से ज्यादा MP होते, सांसद होते, उनके लिए अपना चुनाव क्षेत्र छोड़कर कहीं भी छुपने की जगह नहीं होती। और इसलिए आज जो कुछ घमासान चल रहा है 2/3 बहुमत का, उसमें बहुत सारे विपक्ष के MP सांसद है, उनके मन में ये चिंता है अगर सरकार गिर गई और लोकसभा ही बर्खास्त करने का मामला आ जाए तो हम तो बर्बाद हो गए, हम तो शहीद हो गए, नेता सेफली निकलेंगे और हम शहीद। तो छोटी पार्टियां और उनके बहुत सारे सांसद राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए या उनके अहंकार के लिए शहीद होना चाहती है क्या? अगर नहीं चाहती तो 2/3 बहुमत अपने आप इकट्ठा हो जाता है। तो मोदी या शाह की ताकत या हिम्मत कहां से आती है, इसका यह ब्यौरा है। आप सोचिए। मैं रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।